जी जनाब, once again वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर हमें बच्चों में कुछ मल्टीपल डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं। कभी आपके पैदाइशी के साथ आपको नज़र आ रहे होते हैं, कुछ वक्त के साथ जब बच्चे ग्रो करते हैं तो चीज़ें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ नुमायाँ नज़र आती हैं। तो अक्सर पेरेंट्स का यही होता है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं कि जी वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, किसी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते और फिर आगे चल के उनके अपने बच्चों के लिए वो फिर मुश्किल का बाइस चीज़ें बन जाती हैं, उनकी लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाती है। किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं उन डिसऑर्डर्स की वजह से, उस पर आज हम बात करेंगे और उनको क्या कहते हैं उन पे उन एक्सपर्ट राय जो हमारी डॉक्टर की हैं उनसे लेते हैं। तो सबसे पहले आइए उन्हें वेलकम करते हैं। शी इज़ बेसिकली ऑटिज़म थेरेपिस्ट, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाइज़ा बदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, बस सबसे पहले तो मैं आपसे डिसऑर्डर्स के हवाले से जानना चाहूँगी कि हमने ये जो टर्म यूज़ करी है ऑटिज़म, ये क्या है? क्योंकि ये मेरे लिए भी एक थोड़ी सी नई टर्म है और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले होंगे जिनको इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा। जी बिल्कुल ठीक है समरा। बेसिकली ऑटिज़म को हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो तकरीबन बच्चे के अंदर 16 महीने से ऑनवर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पैदाइशी तौर पे एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जैसे कि गर्दन संभालना, बैठना, चलना, ये यूजली एज अप्रोप्रिएट हो रहे होते हैं। सही। प्रॉब्लम उस टाइम पे सामने आना शुरू होती है जब इन बच्चों को कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है, जब ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ सोशलाइज नहीं कर पाते, उनके साथ एक बॉन्डिंग नहीं डेवलप कर पाते। ठीक है। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा। जिसके अंदर 3 मेन डोमेन्स जो हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं। पहली, जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, कम्युनिकेशन के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आ रही है वो आ रही होती है सोशलाइजेशन के अंदर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने के अंदर उसमें डिफ़िकल्टी। और तीसरी चीज़ होती है रेपिटेटिव अनयूजुअल बिहेवियर्स। अच्छा। रेपिटेटिव अनयूजुअल बिहेवियर का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो किसी एक टॉय के साथ मीनिंगफुली नहीं खेल रहा। अगर फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है तो उसको चलाने के बजाय वो उसके टायर्स को कॉन्टीन्यूसली घुमाता जा रहा है, या किसी अगर एक स्विच है उसको ऑन किया तो फिर ऑन ऑफ एक चीज़ है रिपीटेडली किए जा रहा है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो जो छोटी एज के बच्चे होते हैं वो ये चीज़ें अमूमन नॉर्मली कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम इसको डिसऑर्डर का नाम उसी वक्त देते हैं जब ये चीज़ें बाकी जो 2 मैंने साइंस एंड सिम्टम्स मेंशन किए हैं उनके साथ आ रही हों और जब ये आपकी डेली लाइफ को गुजारने में डिफ़िकल्टी का कॉज बन रही हों। वंस इन अ वाइल एक बच्चा है, उसके लिए एक नया टॉय है, उसका स्विच ऑन ऑफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ जो है वो उसके साथ उसकी ऑब्सेशन डेवलप हो जाती है कि अगर उस चीज़ को उससे दूर कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है या टेंट्रम्स थ्रो करता है, या उसका खाना पीना उसकी वजह से मुतासिर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से हैंड फ्लैपिंग है कि हाथ को कॉन्टीन्यूसली मूव करता जा रहा है, रॉकिंग बिहेवियर है, एक बच्चा बैठा हुआ है तो वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, और इस तरह के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो कि अनयूजुअल हैं। इसके अलावा आई कॉन्टेक्ट देने में डिफ़िकल्टी आ रही है, सेंसिटिविटीज़ हैं डिफरेंट, के आवाज़ ज़रा सी भी लाउड है तो एकदम से जो है वो कानों के ऊपर हाथ रख लिया, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, लाइट्स के सामने जो है वो उसका बिहेवियर इतना नॉर्मल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो देयर आर सम थिंग्स विच आर अनयूजुअल, जिसकी बेस पे जो है हम फर्दर जो है वो बच्चे को डिटेल में असेस करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, आप इस डिसऑर्डर को कब डिसऑर्डर मानती हैं? मतलब किस एज से हम इस चीज़ को सीरियसली लें? क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें आपने बताई ये नॉर्मली जब बच्चा छोटा न्यू बॉर्न के बाद कुछ एक लिमिटेड एज होती है लाइक 4 to 5 ईयर्स तक, तब तक तो ये इन सारी चीज़ें बच्चे नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो डू यू थिंक कि इसकी बाद की जो एज होती है उसमें भी अगर ये कंटिन्यू इन सारी चीज़ों को करें तब हमें थोड़ा सा घबराना चाहिए? लेकिन समरा, इसके लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 18 महीने से ऑनवर्ड हम ऑटिज़म को डायग्नोज कर सकते हैं। तो 18 महीने जो है वो एक एज लिमिट हम लेते हैं कि उसके बाद अगर हमने डायग्नोसिस देना है तो जी 18 महीने से 2 साल के दरमियान। और इसके अंदर एक फैक्टर जिस तरीके से रिग्रेशन ऑफ स्पीच का भी देखा गया है कुछ बच्चों में, कि एक बच्चे ने 1 साल की उम्र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मामा बाबा कहना शुरू कर देगा, 1 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा मीनिंगफुल आई कॉन्टेक्ट देगा, सोशल स्माइल उसके अंदर आ जाएगी, या वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को नाम पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा।
जब ये चीज़ें डेवलप नहीं हो रही होती हैं तो इन चीज़ों को हम 18 महीने के ऊपर देखना शुरू करते हैं कि जी अगर 18 महीने तक ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई तो फिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। सही। और कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए इनिशियली तो जिस तरीके से एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो अक्सर वैक्सीनेशंस और डिफरेंट चेकअप्स के लिए पेडियाट्रिशियन के पास जा रहा होता है, टीथ स्पेशलिस्ट के पास जा रहा होता है, और वही लोग होते हैं जो कि सबसे पहले इस चीज़ को जो है वो रेफ़र करते हैं। ओके। हमारे पास इसके अंदर ऑटिज़म स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि इसकी डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं, या वो पेडियाट्रिशियन जिन्होंने जो है वो इससे रिलेटेड कोई कोर्सेज किए हुए हैं या फर्दर क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, साइकेट्रिस्ट इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं। अच्छा। उसके बाद इनको रेफ़र कर दिया जाता है स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जो कि स्पीच से रिलेटेड असेसमेंट्स करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो कि सेंसरी इश्यूज़ के बारे में असेस करते हैं। ABA थेरेपिस्ट हैं जो कि बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसकी जो मैनेजमेंट है या इसकी जो असेसमेंट है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा। इसका डायग्नोसिस एक शख्स नहीं कर सकता, मुख्तलिफ लोगों की इनपुट रिक्वायर्ड है। हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि बच्चा जब इस तरह की चीज़ें कर रहा है और ज़ाहिर है फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं जो भी इसके रिलेटेड है, तो कोई इसकी क्या जिस तरह के फिजियोथेरेपीज़ होती हैं इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी से गुजरना पड़ता है, ये क्या इसका प्रोसीजर है? देखिए ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसके लिए जो हम जब इनकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा फोकस थेरेपीज़ के ऊपर होता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और कुछ बच्चे जिनको जिस तरह से टिप टो का मसला होता है कि वो पाँव पूरा नहीं रख रहे होते सेंसरी इश्यूज़ की वजह से, उनके अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि कोई हैमस्ट्रिंग की टाइटनिंग वगैरह आए तो फिजिकल थेरेपिस्ट का भी इसमें रोल होता है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये जो थेरेपीज़ हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अच्छा ये एकदम से आपके सामने रिजल्ट इसका नहीं आता, ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको बेहतरी नज़र आती है या फिर आपको नज़र आता है कि कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही। देखिए असल में ऑटिज़म की जो शरह है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी जो लेटेस्ट CDC का डाटा है वो ये कहता है कि तकरीबन हर 50 में से एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हो रहा है और ये प्रॉब्लम जो है ये लड़कों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो हमारा जो जिस तरीके से फोकस होता है वो अभी इस स्टेज पे तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने पे कि कैसे हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे जब देखते हैं तो हम उनको कितनी तवज्जो देनी चाहिए, कितनी जल्दी आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, कितनी जल्दी आपको उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। सही। अभी अगर आप पिछले दिनों की बात करें जिस तरीके से कोविड था तो कोविड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग क्योंकि हॉस्पिटल जाने से घबराते हैं और खासतौर पे बच्चों को लेके घबराते हैं तो उसमें लोगों ने थेरेपीज डिसकंटिन्यू कर ली। अब ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें रेगुलरिटी ऑफ सेशंस या थेरेपी का मुसलसल प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जब आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर बच्चे को थेरेपी से जो है वो नहीं लेके जाते हैं, डिसकंटिन्यू कर लेते हैं तो बच्चे दोबारा से जो है वो बेस लाइन पे आ जाते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद यही है कि एक तो साइंस एंड सिम्टम्स को समझा जाए और जब आप थेरेपी स्टार्ट करें तो बहुत पेशेंस के साथ इस चीज़ को समझें कि इसकी इम्प्रूवमेंट में टाइम लगेगा। आप टेलीथेरेपी की सर्विसेज ले सकते हैं, होम रिहैब यहाँ पे अवेलेबल है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो होम रिहैब जिस तरीके से ई-शिफा है, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं जो कि घर जाके बच्चों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कोविड तो अब तो चल ही रहा है, अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है। ये खुशखबरी मुझे लग रहा है कि लग रहा था कि है ख़त्म हो जाएगा लेकिन अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी ये जो टेंशन है कि बच्चों को आप क्लिनिक्स ले जाएँ वो सारी चीज़ें तो वो अब भी बरकरार है, वो अभी भी बरकरार हैं। और हम पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप बच्चों की थेरेपीज रेगुलर नहीं करा सकते तो प्लीज़ आप होम रिहैब का ऑप्शन ऑप्ट करें या जिस तरीके से टेलीथेरेपी अब बहुत ज़्यादा आ गई है, टेलीथेरेपी के ऑप्शन लें। और पेशेंट हमारा फोकस यही होता है कि पेशेंट फैमिली एजुकेशन पे काम किया जाए। पेरेंट्स घर पे अगर थेरेपी के लिए बच्चे को नहीं ला पा रहे तो घर पे वो एक्टिविटीज़ जो आप थेरेपी रूम्स में होते हुए देखते हैं उनको रेप्लिकेट करें, उनको रिपीट करें। हमारे वो टीचर्स जो कि अपनी क्लास में किसी बच्चे का अनयूजुअल बिहेवियर देखते हैं तो उस चीज़ को इस चीज़ से एसोसिएट कर देना कि ये लेज़ी है या शायद इसका IQ लेवल कम है। हर दफ़ा IQ लेवल का कम होना इन प्रॉब्लम्स को लीड नहीं कर रहा होता, हर दफ़ा बच्चे का रवैया या उसका लेज़ी होना इन चीज़ों को लीड नहीं कर रहा होता।
तो अगर आप अपने क्लास में किसी बच्चे में कोई अनयूजुअल बिहेवियर देखते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उनको जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास रेफ़र करें। एग्जैक्टली क्योंकि अक्सर ये एक रिवायत भी बनी हुई है ना कि लोग हमें बड़े बूढ़े तो यही बताते हैं कि जी लड़कियां ज़्यादा पिक करती हैं जल्दी चीज़ों को। जैसे अब आपने 1 ईयर की एज बताई तो उसमें अक्सर यही होता है कि लड़के उस एज में नहीं बोलते, ना चलते हैं, ना उनका प्रॉपर वो एक्शंस स्टार्ट होते हैं, लेकिन लड़कियां जल्दी पिक करके स्टार्ट कर लेती हैं। तो आपके हिसाब से ये चीज़ भी अलार्मिंग है सिचुएशन कि अगर लड़के 1 साल में नहीं कर रहे या 2 साल तक मैक्सिमम नहीं कर रहे तो फिर हमें प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, 1 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा 1 से 2 लफ्ज़ बोल रहा होगा और इसके अलावा जो वर्ड्स हम अटर कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत रिकग्नाइज करने लगेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं बॉल तो वो बॉल की तरफ दिखेगा, या अगर फर्ज करें हम कहते हैं क्लैप तो वो क्लैप करेगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करेगा, उन लोगों से जिनके साथ सारा दिन उसका इंटरेक्शन है उनको देख के एक मीनिंगफुल स्माइल देगा। अगर उनको सराउंडिंग से हटा लिया जाए तो उनकी एब्सेंस को महसूस करेगा। सही। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही होती। अच्छा, तोतलापन भी इसी चीज़ में आता है, या जैसे टमी वो टंग तक जो हुई हुई होती है कि बच्चा ज़बान नहीं उठा सकता, वो अटैच्ड है आपकी स्किन के साथ, वो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है? देखिए, जो टंग टाई है वो एक पैदाइशी प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले तो मदर फीड लेने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर टंग टाई है, ज़बान जो है जो मूव नहीं करी, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा बच्चे को मदर फीड लेते हुए। ठीक है, क्योंकि सकिंग अफेक्ट हो रही होती है। उसके बाद अगर उस टाइम पे अगर फीडिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है और उसको सकिंग में डिफ़िकल्टी नहीं आ रही, माइल्ड टंग टाई है और फीडिंग को वो इंटरप्ट नहीं करा, तो फिर टंग टाई के प्रॉब्लम ज़ाहिर होना शुरू होते हैं 3 साल की एज से बाद, जब स्पीच की क्लैरिटी मुतासर होती है, जब बच्चे ने ऐसे अल्फाज बोलने हैं जहाँ पे ज़बान ने ऊपर जाके तालू के साथ लगना है, त, ट, स, श, ये वाली साउंड्स। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से हटके है। ये स्पीच क्लैरिटी का प्रॉब्लम है जो कि जाहिर होना शुरू होता है 3 से 4 साल की उम्र में। हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा क्लियर बोल रहा होगा और वो उस टाइम पे तुतला के बात कर रहा हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये तुतलाने का मसला है। सही है। लेकिन ऑटिज्म में ये डिफरेंट है। सही है। अच्छा, आपका जो एक्सपर्टीज है वो किन शोबों में है? इसलिए मैं बेसिकली स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। अभी करंटली मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। अच्छा, तो किस हद तक रेशियो ज़रा मुझे बताएंगी कि कितने बच्चे आपके पास इस तरह के आ जाते हैं और किस एज में आते हैं मोस्टली? देखिए, इस तरीके कोई स्पेसिफिक अगर आप डेटा कहें तो नहीं अवेलेबल, लेकिन अगर आप वैसे पूछते हैं तो क्योंकि हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इट इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन इस्लामाबाद पिंडी, जहाँ पे स्पीच थेरेपी, ऑटिज्म असेसमेंट, ऑटिज्म मैनेजमेंट के लिए बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, होम रिहैब, टेलीथेरेपी, ये तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से अगर आप क्लाइंटेज पूछें तो तकरीबन हम डेली बेसिस के ऊपर 60 से 70 बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 60 to 70 बच्चे डेली जो है वो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये थेरेपी सर्विसेज जो हैं वो अच्छा, इनका कोई लिंक आपका जैसे ब्लड टेस्ट हो गया या कोई और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हो गए, उनसे पता चल सकता है कि रिजल्ट आ जाए एंड देन आपको पता चल जाए कि हाँ जी ये इस तरह के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर फिर आप थेरेपीज पे काम कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब हम बात करते हैं तो अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि किसी ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम ये गेज कर सकते हैं कि इनको जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। टेस्ट जो डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह अगर हम हेयरिंग का शक कर रहे हैं, जिस तरह हमने बात की कि ऑटिज्म के बच्चे अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, तो पहली चीज़ हमें ये, और बोल नहीं रहे होते, तो पहली चीज़ ये शक पड़ता है कि शायद सुन नहीं रहा इसलिए बात नहीं कर रहा, बिकॉज नाम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, लैंग्वेज भी नहीं डेवलप हो रही। तो हेयरिंग असेसमेंट्स यूजली जो है वो पीडियाट्रिशियन करा रहे होते हैं, घर वाले खुद ही ले जाते हैं हेयरिंग असेसमेंट के लिए। लेकिन ब्लड टेस्ट ऐसा अभी तक कोई नहीं है जिसकी बेस पे ये कहा जा सके कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या इसको तुतलाने का मसला फ्यूचर में होगा या हकलाने का मसला होगा। रिसर्चेस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या चीज़ है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा वैलिड रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसका इन थेरेपीज करवाने के बाद आप कितने ज़्यादा परसेंटेज इस पे गारंटीड हो सकते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल ये सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे, या फिर कभी आगे आने वाली ज़िंदगी में आपकी एडल्ट एज में ये दोबारा चीज़ें पॉपअप हो सकती हैं एक दफ़ा ठीक होने के बाद? अच्छा, देखिए समरा, अनफॉर्चुनेटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है ये रिवर्स नहीं होता। अच्छा, दोबारा अगर एक ठीक दफ़ा ठीक हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा? ये ठीक, हम इसके लिए ठीक होने की टर्म यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब एक दफ़ा डायग्नोज हो गया तो ये वहाँ रहेगा, हम ये इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है,
ये अलग बात है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गलत डायग्नोज हो गया था, बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हाँ, नहीं था, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिंड्रोम था और हमने उसको प्रॉपर्ली नहीं असेस हो सका किसी वजह से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे डायग्नोज होगा तो मैनेजमेंट के बाद वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है, वो नॉर्मल स्कूल में हेल्प के साथ जा सकता है, वो एक अच्छी और मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वो जो एक डायग्नोसिस है वो वहाँ पे रहेगा, वो उसके साथ मतलब रहेगा। उसकी लाइफ में एक फ्लॉ रहेगा, ये वो कहीं ना कहीं चीज उसको डिस्टर्ब जरूर करेगी। हाँ, वो एक चीज़ शायद वो फ्लॉ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, वो आम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन वो डायग्नोसिस या उसके जो फीचर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं उस बच्चे में बड़े होने के बाद भी नज़र आएंगे। सही। तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे होता है कि हम किस तरीके से थेरेपीज़ को प्लान करें कि बच्चों की एक स्मूथ ट्रांजिशन हो अडल्टहुड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ की बात करें, तो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे को लेके आना, उसकी थेरेपी करवाना रेगुलर बेसिस के ऊपर, अगर स्कूल में उसको शेडो टीचर की ज़रूरत है, उसके साथ हेल्प का प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा बैरियर है पाकिस्तान में भी और बाकी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है उसके अंदर एक वो उसकी वजह से नहीं आ पाएगी। सही। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बहुत बड़ा एक ये वाकई अवेयरनेस है इस हवाले से कि हम बहुत सारी छोटे बच्चों की चीज़ों को लेकर निगलेक्ट कर देते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते और हम ये सोचते हैं कि जी ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ये तो अभी बच्चा है इसी वजह से इस तरह से कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको ठीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला की ऐसी खूबसूरत नेमत है कि उन्होंने ही आगे चल के अपने मुल्क को संभालना है, उसका फ्यूचर बनना है, और जनरेशन नस्ल दर नस्ल अगर आगे अच्छी नहीं बढ़ेगी और किसी फ्लॉ के साथ बढ़ेगी तो फिर आप सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ाइज़ा वंस अगैन।